सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमा गणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 रोजगार कौशल की बुक की इकाई नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हरित कौशल। तो पहले है परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन। हमारे आसपास का वातावरण हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। पहलू क्या होता है? हिस्सा। और हमारे दिन प्रतिदिन के सभी कार्यकलाप भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति शहरों में रहते हैं उनके लिए भोजन की आपूर्ति उनके आसपास के गांव से होती है और वे जल, ईंधन की लकड़ी, चारा आदि जैसे संसाधनों के लिए वनों, घास के मैदानों, नदियों, समुद्र तटों पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है संसाधन। संसाधन क्या होता है? जो भी वस्तु हम दैनिक जीवन में यूज़ में लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। हम खाद्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी है हमारा पर्यावरण है तथा हमारा जीवन हमारे आसपास के प्राकृतिक विषयों पर निर्भर करता है। हाल ही के वर्षों में आर्थिक विकास के साथ ही प्रदूषण में वृद्धि हुई है। जैसे कृषि के उच्च आदानों के आविष्कार से हम उर्वरकों और कीटनाशकों और संकर फसलों का उपयोग करके खाद्यान्नों की अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इससे मिट्टी और पर्यावरण में गिरावट आई है। हमें स्थायी रूप से साधनों के उपयोग की योजना बनाने की ज़रूरत है ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां अच्छे पर्यावरण का आनंद ले सकें। तो ये इसका थोड़ा सा परिचय था हरित कौशल का। अब होती है सत्र नंबर 1 की शुरुआत। सत्र नंबर 1 का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं सत्र नंबर 1 से। क्या हम अधिक पेड़ लगा रहे हैं या हम केवल अपने उपयोग के लिए उन्हें नष्ट कर रहे हैं? क्या हम जल संसाधनों को बचा रहे हैं या सिर्फ कचरे से उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं? क्या हम स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं या हम लकड़ी और पेट्रोल जला रहे हैं और प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं? हम प्रकृति को क्या वापस दे रहे हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ रोमांचित हो सकें, या क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी छोड़े बिना उपलब्ध वायु, जल और मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं? यदि इन सभी सवालों का उत्तर हाँ है तो हम केवल अपने तत्काल विकास के बारे में सोच रहे हैं, न कि दीर्घकालिक विकास के बारे में। अब है स्थायी विकास क्या है, इसकी परिभाषा दी हुई है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप इसके आगे लगा लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो क्या होता है स्थायी विकास? स्थायी विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, आर्थिक विकास के बीच संतुलन की गारंटी लेता है, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण का ध्यान रखता है। तो ये होता है स्थायी विकास। अब स्थायी विकास का क्या महत्व है? इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आर्थिक विकास विश्व के साधनों का इतनी तेजी से उपयोग कर रही है कि हमारी भावी पीढ़ियों, विश्व के युवाओं को गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं जिनका हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं, इनसे कहीं अधिक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बढ़ती जनसंख्या और आय में वृद्धि के साथ ही वस्तुओं की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके कारण उत्पादन और माल के उत्पादन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में वृद्धि हुई है। समाज को अपने अस्थायी विकास की कार्यनीति को इस प्रकार नए रूप में बदलना होगा जिसमें विकास पर्यावरण का विनाश नहीं करेगा। स्थायी विकास का यह रूप तभी लाया जा सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति दीर्घकालिक जीवन शैली को अपनाए। चूंकि अधिकांश प्राकृतिक संसाधन दुर्लभ हैं, इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है।
स्थायी विकास को वह विकास जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसको हमने पढ़ लिया है। पर्यावरण और विकास के संबंध में विश्व आयोग 1987। जैसे स्थायी कृषि में ऐसी पर्यावरण अनुकूल पद्धतियां शामिल है जो मानव या प्राकृतिक प्रणाली को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि फसलों या पशुओं के उत्पादन को संभव बनाती हैं। इसमें रसायनों के उपयोग को रोकना भी शामिल है ताकि मिट्टी, जल और जैव विविधता को प्रतिकूल प्रभावों से बचाया जा सके। तो ये था स्थायी विकास का महत्व, अर्थात क्या महत्व है स्थायी विकास का। आगे है स्थायी विकास से संबंधित समस्याएं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्थायी विकास से जुड़ी 3 प्रमुख समस्याएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली है खाद्य। फसल उगाने के लिए आवश्यक समृद्ध उपजाऊ भूमि की मात्रा जैसे कि गेहूं, चावल आदि कम होती जा रही है क्योंकि हम अपने उद्देश्यों के लिए अधिक से अधिक भूमि का उपयोग कर रहे हैं। अब क्या है, उपजाऊ भूमि की मात्रा जैसे कि गेहूं, चावल आदि कम होती जा रही है। जिस प्रकार धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, वैसे वैसे ये भूमि कम होती जा रही है और इनका उपयोग हम अपने उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं, न कि केवल पर्यावरण के लिए। मिट्टी के पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बहुत सारे रसायन मिट्टी को खराब कर रहे हैं। तो इसने यहाँ पर क्या बताने का प्रयास किया है कि केवल हम हमारे उद्देश्यों के लिए अधिक से अधिक भूमि का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें पर्यावरण की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जिससे हम पर्यावरण को संरक्षण कर सकें। दूसरा है जल। हम पीने और सफाई के लिए नदियों तथा तालाबों के ताज़ा पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें कचरे का ढेर करते हैं। नदी और तालाब प्रदूषित हो रहे हैं। इस तरह कई वर्षों के बाद हमारे पास अपने उपयोग के लिए साफ पानी नहीं होगा। जिस प्रकार वर्तमान में जल का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको देखते हुए हमारे पास अपने उपयोग के लिए साफ पानी नहीं रहेगा कई वर्षों के बाद। अब भी आपने कई जगह देखा होगा जिस प्रकार इसने यहाँ पर बात की है, नदी और तालाब की बात की है, अर्थात इसके आसपास आप कचरे का ढेर देख सकते हो। तो इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा जल का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन हमें जल के दुरुपयोग को कम करना होगा, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन व्यर्थ है, तो हमें कम से कम जल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। 3 नंबर है ईंधन अर्थात लकड़ी। हम पेड़ों से ईंधन के रूप में और घरों तथा फर्नीचर के निर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं, यह जगह की जलवायु को प्रभावित कर रहा है। चरम मौसम की स्थिति जैसे बाढ़, अत्यधिक ठंड या गर्मी कई स्थानों पर देखी जाती है, जो वहां रहने वाले लोगों को प्रभावित करती है। बिजली के उत्पादन के लिए एक पर्यावरण अनुकूल तरीका सूर्य से सौर ऊर्जा या ऊर्जा का उपयोग करना है, जो असीमित है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है। सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उत्पादन का एक प्रमुख उदाहरण चरनक्का गुजरात सोलर पार्क में देखा जाता है। जंगली वनस्पति वाली इस बंजर भूमि में 600 मेगावाट का एक मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र है। इससे गुजरात में गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो गई है। चरनक्का के लोगों को लाभ हुआ है क्योंकि उनके पास आय का एक अच्छा स्रोत है और इससे आने वाली पीढ़ियों को भी अगले 40-50 वर्षों में स्थायी विकास में मदद मिलेगी। तो हम स्थायी विकास किस प्रकार कर सकते हैं, इसके माध्यम से इसने कुछ उदाहरण दिए हैं जिसको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। पहला है
संसाधनों के बहुत अधिक उपयोग में कमी लाना और संसाधनों का संरक्षण बढ़ाना। दूसरा है अपशिष्ट सामग्री की रिसाइकलिंग और दोबारा उपयोग करना। तो रिसाइकलिंग क्या होता है? बेकार पड़ी वस्तु जो हमारे किसी काम की नहीं है, बेकार पड़ी वस्तु को प्रोसेस करके वापस उपयोग में लेना। तो ये होता है रिसाइकलिंग। आगे है नवीकरणीय संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंध करना, खास तौर पर जैव संसाधन। आगे है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। आगे है कंक्रीट की इमारतों के बीच घास के हरे हिस्से तैयार करना। अधिक पर्यावरण अनुकूल सामग्री या बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करना। अब ये क्या होता है डिग्रेडेबल, जो बहुत कम लोगों को पता है। तो डिग्रेडेबल क्या होता है भाई? नष्ट होने योग्य। क्या होता है? नष्ट होने योग्य। नष्ट होने योग्य। अर्थात ये वह सामग्री है जो कम समय में मिट्टी में विघटित हो जाती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। अर्थात यह मिट्टी में विघटित हो जाती है। ठीक है। अगला है ऐसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना जो पर्यावरण अनुकूल है और जिनमें साधनों का उपयोग दक्षतापूर्वक किया जाता है। आगे है स्थायी विकास के लक्ष्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस स्तर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है, स्थायी विकास के प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से होते हैं, इनका वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इसको ध्यान रखना। स्थायी विकास लक्ष्य एसडीजी, जो वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाने जाते हैं, गरीबी समाप्त करने, इस ग्रह की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान है ताकि सभी व्यक्ति शांति और समृद्धि का आनंद उठाएं। सतत विकास लक्ष्य सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास शिखर सम्मेलन में शुरू किए गए थे। तो सतत विकास के लक्ष्य कब शुरू किए गए थे? ये किए गए थे सितंबर 2015 में। कहाँ से? न्यूयॉर्क में। कौन सा संगठन था? संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। कब शुरू किए गए थे? सितंबर 2015 में। कहाँ से? न्यूयॉर्क से। जिसमें सतत विकास के लिए वर्ष 2030 के संबंध में कार्यसूची तैयार की गई है। इसने लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि देशों को 2030 तक काम करना चाहिए और इन्हें प्राप्त करना चाहिए। 17 एसडीजी को व्यवसायों, सरकारों और समाज के सामने आ रहे महत्वपूर्ण मुद्दों की देखभाल करने के लक्ष्य से तैयार किया गया है। इनमें से कुछ मुद्दे जैसे गरीबी, जेंडर की समानता, जल उपयोग, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता है। देश अब ऐसी नीतियों और विनियम स्थापित कर रहा है जो सुरक्षा, वहनीय और स्थायी अर्थव्यवस्था प्रदान करने के लिए सभी आर्थिक क्षेत्रों में आवश्यक स्थायी प्रणालियों को बढ़ावा देगी। तो ये है भाई 17 सतत विकास के लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 गोल्स टू ट्रांसफॉर्म और वर्ल्ड। तो पहला है नो पॉवर्टी, अर्थात गरीबी को समाप्त करना। फिर ये दूसरा दिया है अर्थात कोई भी भूखा ना रहे। तीसरा दिया है अच्छी सेहत और स्वास्थ्य व खुशहाली। चौथा दिया है क्वालिटी एजुकेशन, अर्थात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आगे दिया है जेंडर इक्वालिटी, अर्थात लैंगिक समानता। आगे है क्लीन वाटर, अर्थात स्वस्थ जल और स्वच्छता। 7 नंबर दिया है स्वस्थ ऊर्जा। 8 नंबर दिया है उत्कृष्ट कार्य व आर्थिक विकास। 9 नंबर दिया है उद्योग और बुनियादी ढांचा। 10 नंबर दिया है असमानता में कमी। 11 नंबर दिया है शहर व समुदाय। 12 नंबर दिया है
जिम्मेदार उपभोग व उत्पादन। 13 नंबर दिया है क्लाइमेट एक्शन अर्थात जलवायु के बारे में। 14 नंबर दिया है जल के भीतर जीवन। 15 नंबर दिया है भूमि पर जीवन। 16 नंबर दिया है शांति और न्याय की संस्थाएं। 17 नंबर दिया है लक्ष्यों के लिए साझेदारी। तो ये 17 विकास के स्थायी लक्ष्य हैं, ठीक है। एक व्यक्ति के लिए आवश्यक समझे गए मुख्य कौशलों में पर्यावरण जागरूकता और स्थायी विकास के संबंध में जानने की इच्छा की क्षमता शामिल है। यदि हम अपने जीवन के बारे में जिम्मेदार हैं तो हम अपने घर, स्कूल में और अपने कार्यस्थल पर अपने आसपास के वातावरण और लोगों की मदद के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। अब है स्थायी विकास की पहल। जब मंगलोर के नगर निगम द्वारा प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था तो एक आविष्कार और उद्यमी श्री अवस्थ हेगड़े ने एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनाया। उन्होंने 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया जो गर्म पानी में घुल सकता है और प्राकृतिक वातावरण में सड़ सकता है। यह अब कई देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे पर्यावरण को सुरक्षित करने में मदद की जाएगी। एक अन्य नवीन विचार यह था कि प्लास्टिक के चम्मच, कांटे आदि का उपयोग बंद किया जाए। नारायण पिसापाटी ने एक अनाज से बनी खाद्य कटलरी बनाई। इन चमचों को खाया जा सकता है और यदि वे नहीं भी खाए जाते हैं तो वे आसानी से मिट्टी को समृद्ध करते हुए सड़कर नष्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण होगा और पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा। आगे है स्थायी प्रक्रियाएं, सस्टेनेबल प्रोसेस। पर्यावरण को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए कुछ प्रथाओं जैसे कि जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट और वर्षा जल संचयन अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग किया जा रहा है। जैविक खेती वह तरीका है जहां किसान अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग नहीं करते हैं। वे बढ़ती फसलों में मदद करने हेतु गोबर जैसे जैविक और प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। यह बेहतर गुणवत्ता वाले रासायनिक मुक्त फसलों में मदद करता है, वहीं भविष्य में उपयोग के लिए मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखता है। यह स्थायी विकास का एक सच्चा उदाहरण है जहां हम न केवल पृथ्वी के साधनों का उपयोग कर रहे हैं बल्कि अपनी भावी पीढ़ियों के लिए भी इसका संरक्षण कर रहे हैं। तो जैविक खेती क्या होती है अभी? जिसमें रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग न होकर पशुओं के गोबर से बनी खाद का यूज होता है, तो वो होती है जैविक खेती। इससे क्या होता है? जो भी मिट्टी होती है, मिट्टी की गुणवत्ता खत्म नहीं होती है, ठीक है। और इससे फसल उत्पादन क्षमता भी बढ़ती जाती है। तो जैविक खेती पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है प्रायोगिक अभ्यास अर्थात गतिविधि नंबर 1 जो केवल विद्यार्थियों का कार्य है अर्थात विद्यार्थी इसके माध्यम से अभ्यास कर सकते हैं। आगे इसने गतिविधि नंबर 2 भी दी है, तो ये सिर्फ अभ्यास कार्य है विद्यार्थियों के लिए। अब है क्वेश्चन आंसर, अपनी प्रगति जांचें। पहला है बहुविकल्प प्रश्न। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उस अक्षर क, ख, ग और घ पर गोला लगाएं जो प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने स्थायी विकास लक्ष्य दिए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र ने कितने स्थायी विकास लक्ष्य दिए हैं हम अभी पढ़ के आए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने 17 स्थायी विकास लक्ष्य दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट हो जाएगा। अगला है 2 नंबर, विकल्प चुने जो स्थायी विकास को परिभाषित करता है। पहला है भावी पीढ़ियों की देखभाल करना, दूसरा है केवल स्वयं की देखभाल करना, तीसरा है अपनी और आने वाली पीढ़ियों की देखभाल करना और अंतिम है सभी का कल्याण। तो स्थायी विकास को कौन प्रभावित करता है भाई? स्थायी विकास को कौन प्रभावित करता है? अपनी और आने वाली पीढ़ियों की देखभाल करना, ये होता है स्थायी विकास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन 3 नंबर, किस संगठन ने स्थायी विकास लक्ष्य बनाए हैं? किसने बनाए हैं भी स्थायी विकास के लक्ष्य? तो ये बनाए हैं संयुक्त राष्ट्र ने। किसने बनाए हैं? संयुक्त राष्ट्र ने। कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं, ठीक है। अगला है विषय संबंधी प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है सभी के सामने, स्थायी विकास का क्या अर्थ है? स्थायी विकास का अर्थ बताना है आपको। हमने पेज नंबर 113 पर अच्छी तरीके से पढ़ा है।
तो आप वहाँ से जाके देख लेना स्थायी विकास का क्या अर्थ है। वहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से आपको ये परिभाषा समझाई है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि संयुक्त राष्ट्र ने 17 स्थायी विकास लक्ष्य क्यों बनाए हैं? क्यों बनाए हैं भाई? पेज नंबर 115 पर हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है, वहाँ से आप कर लेना। आगे है, आपने क्या सीखा? इस स्तर के पूरा होने के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे। पहला है स्थायी विकास को परिभाषित करना, तो स्थायी विकास वाला तो मैंने बता ही दिया, पेज नंबर 113 पर है। आगे है स्थायी विकास के लक्ष्यों की पहचान करना, अर्थात कौन कौन से स्थायी विकास के लक्ष्य हैं उनकी पहचान करनी है, पेज नंबर 115 पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा इकाई 5 का सत्र नंबर 1 था, हरित कौशल से संबंधित। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।